नमस्कार दोस्तों, आज हम हिंदी विषय में जिस शिक्षण बिंदु का अध्ययन करने जा रहे हैं वो है वर्ण विचार। दोस्तों, वर्ण विचार की बात करें तो विचार यानी दोस्तों हमारे मन के जो विचार होते हैं उन विचारों को दूसरों तक पहुंचाना, यानी उन विचारों का विनिमय करना, यानी हमारे मन की बात दूसरों तक पहुंचाने के लिए हमें एक चीज की आवश्यकता होती है, वो है भाषा। दोस्तों, विचार विनिमय के लिए हमें भाषा की आवश्यकता होती है। दोस्तों, भाषा मुख्यतः तीन रूपों में होती है। दोस्तों, एक तो होती है मौखिक भाषा, यानी एक मौखिक रूप हो सकता है और एक लिखित रूप हो सकता है और एक हो सकता है संकेत के द्वारा, जिसे सांकेतिक कहते हैं। दोस्तों देखो मित्रों, भाषा का निर्माण किससे होता है? वाक्यों से होता है। और वाक्यों का निर्माण दोस्तों शब्दों से होता है। शब्द कैसे होने चाहिए दोस्तों? सार्थक शब्दों से होता है। सार्थक शब्दों से होता है। शब्दों का निर्माण दोस्तों वर्णों से होता है, वर्णों के मेल से होता है। दोस्तों, किसी भी विचार को दूसरों तक पहुंचाने के लिए हमें भाषा की आवश्यकता होती है, और भाषा मौखिक, लिखित और सांकेतिक तीन रूपों में हमारे सामने होती है। और भाषा का निर्माण वाक्यों से होता है, और वाक्यों का निर्माण सार्थक शब्दों से होता है, और शब्दों का निर्माण दोस्तों वर्णों के मेल से होता है। और वो वर्ण भी क्या होने चाहिए? सार्थक होने चाहिए। दोस्तों क्या होने चाहिए? सार्थक होने चाहिए। अब बात करते हैं दोस्तों वर्ण विचार की, तो हमें यह भी पता होना चाहिए दोस्तों, जब तक क्या है कि हम किसी बात को बोलते हैं तब तक मौखिक होती है, और उस मौखिक भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है दोस्तों ध्वनि। यानी हम अगर बोलते हैं, जैसे ए बोला, तो ए क्या एक ध्वनि है, यानी साउंड है। दोस्तों क्या है? ध्वनि यानी साउंड। दोस्तों ध्वनि क्या? ये भाषा शरीर की सबसे छोटी इकाई होती है। हिंदी में भाषा शरीर की सबसे छोटी मौखिक इकाई होती है। दोस्तों मौखिक इकाई होती है, और इसी ध्वनि को अगर हम लिख दें, इसी ध्वनि को लिख दिया जाए तो वो क्या बन जाएगी दोस्तों? वर्ण हो जाएगी। क्या हो जाएगी? वर्ण। जब तक हम बोलते हैं ए, तब तक रहती है ध्वनि, और ए को जैसे ही हमने लिखित रूप दे दिया या लिपि चिन्ह में परिवर्तित कर दिया, चिन्ह में लिख दिया, तो वो हो जाएगा हमारा वर्ण हो जाएगा दोस्तों। और ये वर्ण जो लिखा जाता है वो इसकी क्या होती है? लिपि है दोस्तों। तो वर्ण विचार में देखो, विचार विनिमय के लिए हमारे पास भाषा की आवश्यकता है। भाषा मौखिक रूप से हो सकती है, बोलचाल में सबसे सरल भाषा, और एक लिखित भाषा हो सकती है जो लिख करके हम अपने विचार को दूसरों तक पहुंचा सकते हैं एक संकेतों के माध्यम से। दोस्तों भाषा का निर्माण वाक्यों से होता है, वाक्यों का निर्माण शब्दों के सार्थक मेल से होता है, शब्दों का निर्माण सार्थक वर्णों के मेल से होता है। ये वर्ण दोस्तों लिखित इकाई होती है। जब तक मौखिक बोला जाए तब तक वो क्या रहती है? ध्वनि रहती है। साउंड होता है। साउंड यानी ध्वनि भाषा शरीर की दोस्तों सबसे छोटी इकाई होती है। सबसे छोटी इकाई भाषा शरीर की क्या होती है? ध्वनि होती है। यह केवल दोस्तों क्या होती है? मौखिक ही होती है, लिखित नहीं होती है। इसके खंड नहीं किए जा सकते, इसके टुकड़े नहीं किए जा सकते, इसके खंड नहीं किए जा सकते दोस्तों, इसके खंड कभी नहीं हो सकते दोस्तों। अब आते हैं दोस्तों वर्ण विचार में वर्ण पर। दोस्तों ये तो बात ही हमारे भाषा की, भाषा के निर्माण की और ध्वनि की। अब बात करते हैं दोस्तों वर्ण विचार की। वर्ण क्या है दोस्तों? बात करें वर्ण की। वर्ण दोस्तों भाषा की सबसे छोटी इकाई है, यानी लिखित इकाई। हम ऐसे भी कह सकते हैं, ध्वनि को जब लिख दिया जाए तब वर्ण कहलाती है। यानी वर्ण क्या है? ये भी भाषा शरीर की, यानी हिंदी भाषा शरीर की सबसे
छोटी लिखित इकाई है जिसके खंड नहीं किए जा सकते हैं। दोस्तों, वर्ण के टुकड़े हम नहीं कर सकते, यानी भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसके खंड नहीं किए जा सकते, और उसकी लिखित अभिव्यक्ति, ये क्या होगा दोस्तों, लिखित अभिव्यक्ति होगी नंबर 1। और दूसरी बात, सबसे छोटी भाषा शरीर इकाई होगी जिसके खंड नहीं किए जा सकते, वो क्या कहलाएगी दोस्तों, वर्ण कहलाएगी। दोस्तों, कुछ चीजें हमें याद रखनी होगी। दोस्तों, भाषा की सबसे छोटी इकाई अगर पूछे तो हमारा उत्तर क्या होगा, वर्ण होगा। भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई अगर पूछा जाए तो हमारा उत्तर क्या होगा दोस्तों, वर्ण होगा। अगर दोस्तों यह पूछ लिया जाए कि भाषा शरीर की सबसे छोटी मौखिक इकाई कौन सी है, तो उत्तर हमारा दोस्तों क्या होगा, ध्वनि होगा। तो दोस्तों, हमें एक तो ये ध्यान रखना है कि भाषा शरीर की सबसे छोटे लिखित इकाई वर्ण है। अगर दोस्तों ये पूछ लिया जाए कि अर्थ के आधार पर सबसे छोटी इकाई, अर्थ के आधार पर सबसे छोटी इकाई, तो दोस्तों हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, शब्द हो जाएगा। क्या हो जाएगा, शब्द। दोस्तों, शब्द का क्या होता है, अर्थ होता है। अर्थ के आधार पर सबसे छोटी इकाई अगर पूछा जाए तो हमारा उत्तर क्या होना चाहिए दोस्तों, शब्द होना चाहिए। अगर दोस्तों बात करें कि भाषा की पूर्ण इकाई या पूर्णता इकाई किसको मानेंगे, तो दोस्तों हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, वाक्य। वाक्य ही भाषा की पूर्ण इकाई है। दोस्तों, अगर प्रश्न ऐसे पूछ लिया जाए भाव के आधार पर या भावार्थ के आधार पर सबसे छोटी इकाई कौन सी है, तो दोस्तों हमारा उत्तर क्या होगा, वाक्य होगा। भावार्थ के आधार पर, भाव के आधार पर भी पूछा जाए तो हमारा उत्तर क्या होगा दोस्तों, वाक्य होगा। दोस्तों, वर्ण विचार में हम वर्णमाला ही पढ़ते हैं, और वर्णमाला दोस्तों वर्णों का एक व्यवस्थित क्रम होता है, या आप ऐसे कह सकते हैं वर्णमाला है वो वर्णों का सुव्यवस्थित समूह होता है, या वर्णों की व्यवस्थित समूह या क्रमबद्ध समूह को हम वर्णमाला कह सकते हैं। दोस्तों, भाषा की सार्थक इकाई या अर्थ वाली इकाई क्या होती है दोस्तों, भाषा की सार्थक इकाई हमने बात की थी। सार्थक इकाई अगर पूछा जाए तो दोस्तों क्या होती है, वाक्य होती है दोस्तों। और वाक्य का निर्माण दोस्त, वाक्य से अगर छोटी इकाई पूछा जाए तो वाक्य से छोटी इकाई दोस्तों उपवाक्य होती है। वाक्य से छोटी इकाई क्या होगी, उपवाक्य होगी। और उपवाक्य से छोटी इकाई अगर पूछे तो दोस्तों पदबंध होता है, और पदबंध से छोटा दोस्तों अगर पूछे तो पद होता है। पद जो अलग हो, स्वतंत्र, तब तो क्या होता है, शब्द होता है। और शब्द से छोटी अगर इकाई पूछे तो दोस्तों क्या होगा, अक्षर होगा। और अक्षर से छोटा अगर पूछे तो दोस्तों क्या होगा, वर्ण होगा। ये हमें दोस्तों ध्यान रखना है। दोस्तों, अब बात करते हैं वर्णों के बारे में। दोस्तों, वर्ण क्या है। दोस्तों, हिंदी में वर्णों को दो भागों में बांटते हैं, या हिंदी में वर्ण दो तरह के होते हैं दोस्तों। कौन कौन से होते हैं दोस्तों, सभी को पता है। एक होता है दोस्तों स्वर, और एक होता है दोस्तों व्यंजन वर्ण। एक होता है दोस्तों स्वर, एक होता है दोस्तों व्यंजन वर्ण। स्वर दोस्तों क्या होते हैं, ये स्वतंत्र वर्ण होते हैं, और ये स्वतंत्र वर्ण नहीं होते हैं। यानी स्वर स्वतंत्र होते हैं और व्यंजन स्वतंत्र नहीं होते, क्योंकि इनका उच्चारण करने के लिए हमें किसकी आवश्यकता होती है, स्वरों की आवश्यकता होती है।
दोस्तों अगर इसकी परिभाषा की बात करें तो हम कह सकते हैं वे ध्वनियां जिनका उच्चारण करते समय फेफड़ों से जो उठी वायु है, जिसे हम प्राणवायु भी कहते हो, निर्बाध गति से, बिना बाधा के, बिना किसी रुकावट के, बिना किसी घर्षण के हमारे मुख के जो छेद है, मुख व्यूवर है, उससे बाहर निकल जाती है, वे ध्वनियां क्या कहलाएगी? स्वर कहलाएगी। वे ध्वनियां क्या कहलाती हैं दोस्तों? स्वर ध्वनियां कहलाती है। स्वर दोस्तों क्या होते हैं? स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण होते हैं। तो दोस्तों वर्ण की बात, वर्ण के उच्चारण में कहीं न कहीं मुख व्यूवर से जब हम वायु बाहर निकलेगी इनके उच्चारण में, तो वो वायु हमारे मुख व्यूवर में जीवा कहीं न कहीं क्या करेगी? घर्षण करेगी, कहीं न कहीं बाधा होगी, कहीं न कहीं रुकावट पैदा होगी। और ये ध्वनियां है स्वतंत्र होती है, स्वतंत्र नहीं होती हैं। दोस्तों आगे चलते हैं और वर्णों के वर्गीकरण के बारे में बात करते हैं। दोस्तों स्वर की बात करें तो दोस्तों स्वरों की संख्या हिंदी में 11 मानी जाती है। आ, ई, ओ, उ, री, ए, आई, ओ, औ। 11 स्वर दोस्तों हिंदी में माने जाते हैं। और इन स्वरों का दोस्तों जो वर्गीकरण है, स्वरों का वर्गीकरण दोस्तों मुख्य रूप से जिन आधारों पर किया जाता है उनमें नंबर 1 दोस्तों उच्चारण काल के आधार पर। एक होता है दोस्तों उच्चारण काल। काल का अर्थ दोस्तों समय, या हम दोस्तों कह सकते हैं मात्रा के आधार पर। उच्चारण काल के आधार पर या समय, या उच्चारण में लगने वाले समय या मात्रा के आधार पर। दूसरा दोस्तों होता है जीभ के आधार पर। जीभ के आधार पर, यानी दोस्तों दूसरा होता है जिह्वा की सक्रियता के आधार पर, यानी जिह्वा कहां सक्रिय रहती है उसके आधार पर। तीसरा दोस्तों होता है ओष्ठ आकृति के आधार पर। दोस्तों पांचवा होता है मुखाकृति के आधार पर, यानी मुख की आकृति उच्चारण के समय कैसी बनती है। और दोस्तों पांचवा हम पढ़ते हैं उच्चारण स्थान के आधार पर। मुख्यतः दोस्तों ये हम पढ़ेंगे उच्चारण काल, समय, मात्रा के आधार पर, जीभ की सक्रियता के आधार पर, औष्ठ आकृति के आधार पर, मुख आकृति के आधार पर और उच्चारण स्थान के आधार पर। तो सबसे पहले दोस्तों हम पढ़ेंगे उच्चारण काल, यानी उच्चारण करते समय मात्रा के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण कितने प्रकार से किया जाता है। दोस्तों पहला है उच्चारण काल, यानी मात्रा के आधार पर। मात्रा के आधार पर दोस्तों स्वरों को 3 भागों में बांटा जाता है। कितने भागों में दोस्तों? 3 भागों में बांटा जाता है दोस्तों। एक होता है दोस्तों ह्रस्व स्वर, एक होता है दोस्तों ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वर दोस्तों वे स्वर होते हैं जिनके उच्चारण में समय कम लगता है, काल कम लगता है, यानी एक मात्रा होती है, वो ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। यानी उच्चारण में लगने वाले समय के अनुसार इनको 3 भागों में बांटेंगे। एक ह्रस्व स्वर, और दूसरा दोस्तों दीर्घ स्वर, और तीसरा दोस्तों प्लोत स्वर। ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लोत स्वर, 3 भाग है इनके उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर स्वरों के। तो ह्रस्व स्वर में दोस्तों एक मात्रा वाले स्वर आएंगे, जिनमें दोस्तों ए,
उ और री। ये चार दोस्तों स्वर है, इनकी मात्राएं क्या है, एक है, और इनके उच्चारण में तो समय कम लगेगा, इसलिए ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। और दोस्तों इन ह्रस्व स्वरों को मूल स्वर भी कहते हैं। अब बात करते दोस्तों दीर्घ स्वर की। दीर्घ स्वर में दोस्तों ह्रस्व स्वर से दुगुना समय लगता है, यानी मात्राएं कितनी होगी, 2 होगी दोस्तों। इसमें देखो दोस्तों आ, ई, उ, ए, आई, ओ, औ दोस्तों 1 2 3 4 5 6 7 दोस्तों ये क्या है, दीर्घ स्वर है। और दीर्घ स्वरों में दोस्तों ए का निर्माण दोस्तों आ का निर्माण ए प्लस ए से, ई का ई प्लस ई से, उ का उ प्लस उ से, ए का निर्माण दोस्तों ए प्लस ई से, और आई का निर्माण दोस्तों ए प्लस आई से होता है। ओ का निर्माण दोस्तों ए प्लस उ से होता है, और औ का निर्माण दोस्तों ए प्लस ओ से होता है। दोस्तों इनकी दोस्तों बनावट एक जैसी है, इनकी एक जैसी है, इनकी एक जैसी है। और दोस्तों इनकी बनावट क्या है, अलग अलग है। जहां बनावट दोस्तों एक जैसी होती है वो दोस्तों सजातीय भी कहा जाता है, सजातीय स्वर भी कहलाते हैं। और जिनकी बनावट अलग अलग होती है उनको विजातीय स्वर भी कहते हैं दोस्तों। यानी आ बना इनकी बनावट एक जैसी है इसलिए सजातीय है, और इनकी बनावट अलग अलग है इसलिए विजातीय है। इनकी मात्राएं क्या होगी दोस्तों, इनकी मात्राएं दोस्तों 1 होती है, इनकी मात्राएं 2 होती है ना। और अब बात करते हैं प्लोथ स्वर की। प्लोथ स्वर में क्या है कि दीर्घ स्वर से अधिक समय लगता है उच्चारण करते समय। मात्रा भी क्या होती है दोस्तों, 3 होती है। प्लोथ स्वर में मात्राएं कितने, 3 होती है। उच्चारण में दीर्घ स्वर से अधिक समय लगता है। इसका दोस्तों प्रयोग एक तो किसी को पुकारने के लिए किया जाता है, दूसरा दोस्तों संस्कृत में मंत्रों के उच्चारण में किया जाता है, तीसरा दोस्तों नाटक संस्कृत में नाटकों के संवाद में किया जाता था। और इनके उदाहरण की बात करें, जैसे किसी को आवाज लगाते अरे राम, तो ना रा के बाद में क्या है कि आवाज लंबी चलती है, तो राम ये प्लोथ स्वर का उदाहरण है। जैसे ओम ये प्लोथ स्वर का उदाहरण है। तो दोस्तों ये हमारे उच्चारण काल के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण 3 तरह से किया जाता है। इन उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण ह्रस्व स्वर जिनको मूल स्वर भी कहते हैं, इनकी संख्या 4 है, दीर्घ स्वर इनकी संख्या 7 है, और प्लोथ स्वर इनके कुछ उदाहरण में मिलते हैं, 3 प्रकार से होते हैं। दोस्तों अब पढ़ते हैं जीव्या की सक्रियता के आधार पर, जीव की सक्रियता के आधार पर इसके कितने भेद होते हैं। दूसरा भेद दोस्तों हम करते हैं जीभ के प्रयोग के आधार पर या जीभ की सक्रियता के आधार पर। दोस्तों जीभ की सक्रियता के आधार पर स्वरों के 3 प्रकार होते हैं। कितने, 3 प्रकार होते हैं दोस्तों। पहला प्रकार दोस्तों होता है अग्र, दूसरा होता है दोस्तों मध्य, तीसरा होता है दोस्तों पश्च। दोस्तों जब हम स्वरों का उच्चारण करते हैं तो जीभ के अगर आगे वाला भाग सक्रिय हो तो अग्र में आएगा, और पीछे वाला भाग सक्रिय होगा तो पश्च में आएगा, और मध्य का भाग सक्रिय होगा तो मध्य में आएगा। जैसे दोस्तों ए का उच्चारण करते हैं तो जीभ
एक जगह बीच में ही रुकती है, इसलिए ये ए है वो मध्य में आएगा। आ आ आ, जब आ का उच्चारण करेंगे तो जीभ थोड़ी सी पीछे की तरफ जाएगी, तो आ किस में आएगा दोस्तों? पक्ष में आएगा। ए आ ई ई, तो देखो ई का उच्चारण करते हैं तो जिह्वा आगे की तरफ जाती है, तो ई है वो अगर में आएगा। ई उ का उच्चारण करेंगे तो दोस्तों जिह्वा पीछे की तरफ आएगी, तो उ है वो पश्च भाग में आएगा, पश्च में आएगा। ए आ ई उ ए आई, देखो ए आई जिह्वा का आगे का भाग सक्रिय रहता है, तो ए और आई भी अगर में आएंगे। ए आई। ओ औ, दोस्तों ओ औ का उच्चारण करते हैं, ओ औ तो जीभ पीछे की तरफ जाती है, तो ओ औ पश्च में आएंगे। अब बचा री का उच्चारण करेंगे, री है वो अगर में आएगा दोस्तों। तो दोस्तों ये हुए जीभ के प्रयोग के आधार पर या जिह्वा की सक्रियता के आधार पर स्वर वर्णों के भेद या स्वर वर्णों का वर्गीकरण। अब दोस्तों हम पढ़ेंगे ओष्ठ आकृति के आधार पर स्वरों के प्रकार। ओष्ठाकृति के आधार पर स्वर दो प्रकार के होते दोस्तों। कितने प्रकार के? दो प्रकार के होते हैं दोस्तों। जब इन स्वरों का उच्चारण करेंगे तो ओष्ठ की आकृति कैसी होती है उसी के आधार पर दो प्रकार इसके किए जाते हैं। एक होता दोस्तों वर्ताकार, या इसको हम वर्तामुखी भी कह सकते हैं। दूसरा होता दोस्तों अवर्तामुखी या अवर्ताकार। दोस्तों वर्ताकार यानी इनका उच्चारण करेंगे तो मुंह क्या है कि वर्त की तरह होगा। किसकी तरह? वर्त की तरह। यानी वर्त कैसा होता है दोस्तों? आप कह सकते हैं कि मुंह गोल हो जाएगा, और इसमें क्या है कि मुंह की आकृति गोल नहीं होगी दोस्तों, गोल नहीं। अब देखते हैं दोस्तों उच्चारण करके कि किन वर्णों के उच्चारण में क्या है कि मुंह वर्त की तरह गोल होता है, किन वर्णों के उच्चारण में मुंह किस प्रकार होता है। देखो ए आ, देखो ए आ का उच्चारण करते हैं तो गोल नहीं हो रहा, अन्य प्रकार से इसका उच्चारण हो रहा है, अन्य प्रकार से इसकी आकृति बन रही है। तो ए आ आएंगे ए वर्तामुखी में, ए वर्ताकार में। ए आ ई भी किस में आएंगे दोस्तों? ए वर्तामुखी में आएंगे। अब देखो ऊ का उच्चारण करते हैं तो मुंह क्या है कि गोल हो जाता है, वर्त की तरह हो जाता है, तो ऊ है वो वर्तामुखी में आएंगे दोस्तों, ऊ। उसके बाद दोस्तों ए आई का उच्चारण करेंगे तो भी मुंह गोल नहीं होगा, तो ये भी ए वर्तामुखी में, ए वर्ताकार में आएंगे। ए आई। ओ औ, दोस्तों ओ औ का उच्चारण करते हैं तो मुंह गोल होता है, तो ओ और औ है वो किस में आएंगे? वर्तामुखी में या वर्ताकार में आएंगे। और री का उच्चारण करेंगे तो मुंह गोल नहीं होगा, तो ए वर्तामुखी में आ जाएंगे। दोस्तों ये थे मुख आकृति के, ये थे दोस्तों ओष्ठ आकृति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। ओष्ठ आकृति के आधार पर स्वर दो भागों में बांटे जाते हैं, दो प्रकार होते हैं, एक वर्ताकार यानी वर्तामुखी, दूसरा होता है अवर्तामुखी यानी अवर्ताकार। यानी इसका उच्चारण करेंगे, वे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय मुंह गोल होता है, वर्त की तरह होता है, वर्तामुखी में आएंगे, और जिन वर्णों का उच्चारण करते समय मुंह की आकृति गोलाकार नहीं होती है वो अवर्तामुखी में आएंगे दोस्तों। अब दोस्तों हम पढ़ते हैं अगला मुखाकृति के आधार पर स्वरों के प्रकार। दोस्तों मुखाकृति,
करती के आधार पर स्वरों के दोस्तों 4 प्रकार होते हैं। कितने दोस्तों? 4 प्रकार होते हैं। कितने होते हैं दोस्तों? 4 प्रकार होते हैं दोस्तों। एक होता है विवृत। विवृत यानी दोस्तों विवृत का अर्थ होता है जिसका उच्चारण करते समय मुख है वो खुला हो, यानी विवृत का अर्थ ही खुला होता है। इंग्लिश में हम इसे ओपन कहते हैं। दूसरा होता है दोस्तों अर्ध विवृत। दोस्तों अर्ध विवृत का अर्थ होता है आधा खुला, आधा खुला। दोस्तों इसमें मुख क्या है कि हाफ ओपन होता है। एक होता है दोस्तों समृत। समृत का अर्थ होता है दोस्तों बंद, यानी मुंह पूरा क्या हो? क्लोज हो। एक होता है दोस्तों अर्ध समृत। अर्ध समृत में दोस्तों क्या होता है? मुंह आधा बंद होता है, आधा बंद, यानी वर्णों का उच्चारण करते से मुंह क्या हो? आधा बंद हो, यानी आप क्लोज। दोस्तों अब हम उच्चारण करके देखते हैं कि किन वर्णों का उच्चारण करने में मुंह पूरी तरह खुला होता है और किन वर्णों का उच्चारण करते हैं तो मुंह आधा बंद होता है या पूरा खुला होता है। देखो दोस्तों ए का उच्चारण करते हैं, ए का उच्चारण करके देखा आ, तो एस की अपेक्षा आ में मुंह ज्यादा खुला है, तो ए दोस्तों अर्ध विवृत में आ जाएगा। दोस्तों ए किस में आएगा? अर्ध विवृत में आएगा। और आ में मुंह पूरा खुल जाता है तो आ आएगा दोस्तों विवृत में आएगा। अब दोस्तों ई उ री इनका उच्चारण करते हैं तो इसमें मुख का द्वार लगभग मुख विवर क्या रहता है? बंद रहता है, क्लोज रहता है दोस्तों। तो ई उ और री ये दोस्तों समृत में आ जाएंगे। अब देखो दोस्तों अगला है ई उ के पश्चात ए आई। तो ए दोस्तों ए आई, तो ए का उच्चारण करते हैं तो मुंह थोड़ा खुलता है, यानी बंद से थोड़ा ऊपर हो जाता है, यानी हाफ क्लोज में होता है, अर्ध संवृत में होता है, तो ए आ जाएगा अर्ध संवृत में। इसके पश्चात दोस्तों आई का उच्चारण करते हैं तो मुंह हाफ ओपन रहता है, आधा खुला रहता है, तो आई है वो अर्ध विवृत में आ जाएगा। आई ए आई ओ औ। तो दोस्तों ओ है वो समृत में आएगा और औ है वो दोस्तों अर्ध समृत में आएगा और औ है वो अर्ध विवृत में आएगा। दोस्तों ये दोस्तों हमारा था मुख आकृति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। और दोस्तों अब हम पढ़ेंगे उच्चारण स्थान के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। उच्चारण स्थान के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। दोस्तों अगला हमारा जो वर्गीकरण है वो दोस्तों उच्चारण स्थान के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। दोस्तों अब हम पढ़ेंगे उच्चारण स्थान के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। दोस्तों जब हम स्वरों का उच्चारण करते हैं तो उच्चारण करते समय मुख्य विवर में जिह्वा कहीं न कहीं किसी न किसी मुख के अवयव से स्पर्श होती है। जहां दोस्तों जिह्वा स्पर्श होती है वह उसका उच्चारण स्थान कहलाता है। दोस्तों उच्चारण स्थान में देखो दोस्तों अगर ए और आ का उच्चारण करते हैं तो ये ध्वनियां कंठ से उच्चारित होती है, इसलिए ये कंठ्य ध्वनियां कहलाती है। दोस्तों
ए आ ई ई का उच्चारण दोस्तों तालु से होता है, इसलिए ये दोस्तों तालव्य ध्वनियां कहलाती है। तालु से उच्चारण होता है इसलिए तालव्य ध्वनियां कहलाती है। ए आ ई उ दोस्तों उ का उच्चारण करते समय ओष्ठ सक्रिय होते हैं, तो दोस्तों ये ओष्ठ्य ध्वनियां कहलाती हैं। दोस्तों इसके अलावा ए आ ए ओ के अलावा दोस्तों एक री है जिसको भी हम पढ़ते हैं। री का उच्चारण करते समय हमारी जो जीवा ऊपर की ओर जाती है, तो री दोस्तों हमारे जो ध्वनि मूर्धन्य ध्वनि है। यानी दोस्तों जब हम इसका उच्चारण करते हैं तो उस समय हमारी जो जीवा है वो ये जो छोटी जीभ होती है, ये बड़ी जीभ यहाँ अगर चली जाए, ऊपर सीधी चली जाए, जहां मूर्धा होता है वहां मूर्धन्य ध्वनि कहलाएगी और यहां से री का उच्चारण होता है दोस्तों। और यहाँ दोस्तों कंठ है और कंठ से उच्चारण ए और आ का होता है, तो ए और आ कंठ ध्वनियां है दोस्तों। ये मुख्य ऊपर दोस्तों ये जो होता है तालु, तालु से जिन ध्वनियों का उच्चारण होता है वो तालव्य ध्वनियां होती हैं, और स्वरों में ई और ई है वो तालव्य ध्वनियां हैं दोस्तों। और यहाँ ओष्ठ है और ओष्ठ से जिन ध्वनियों का उच्चारण होता है वो ओष्ठ्य ध्वनियां कहलाती है। उ और उ दोस्तों ओष्ठव ध्वनियां है। अब बात करते हैं दोस्तों, ध्वनियां रह गई ए आई ओ और औ। दोस्तों ए और आई ओ औ इनका निर्माण दोस्तों दो स्वरों के मेल से होता है। दोस्तों ए का निर्माण दोस्तों ए और ई के मिलने से होता है दोस्तों। ए है वो दोस्तों कंठ्य ध्वनि है, ई है वो तालव्य ध्वनि है, तो तालु प्लस कंठ्य बराबर कंठ तालु हो जाएगा। ए का उच्चारण कहां से होगा? कंठ तालु से होगा दोस्तों। ऐसे ही ओ की बात करें या औ की बात करें तो ओ का निर्माण दोस्तों ए आ के साथ में उ मिलता है तब होता है, और ए है वो दोस्तों कंठ्य ध्वनि है और उ है वो ओष्ठव ध्वनि है। तो दोस्तों ओ है वो क्या हो जाएगा दोस्तों? कंठोष्ठ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कंठोष्ठ हो जाएगा दोस्तों। तो इस प्रकार से ये मुख्यतः ध्वनियां है, इन ध्वनियों का उच्चारण स्थान के आधार पर ये वर्गीकरण है। अब दोस्तों बात करते हैं इनके अलावा कुछ और, तो दोस्तों एक है हमारा बच गया अंग और अह। दोस्तों अंग और अह इनको हम स्वरों में काउंट नहीं करते। अंग और अह है इनको अयोगवाह कहा जाता है, ये हमने कई बार पढ़ा सुना भी है दोस्तों। अयोगवाह का अर्थ होता है ए का अर्थ होता है दोस्तों नहीं, योग का अर्थ होता है दोस्तों जोड़, वाह का अर्थ होता है दोस्तों चलना या वहन करना। जो दोस्तों जुड़ करके नहीं चलते, जुड़ करके नहीं वहन होते, वो अयोगवाह है। किससे जुड़ करके दोस्तों? तो हम कह सकते हैं ये व्यंजन वर्णों के साथ में नहीं जुड़ते, यानी ये जो है ये हमेशा स्वर वर्णों के साथ में ही जुड़ते हैं, और इन स्वर वर्णों के बिना अगर हम इस प्रकार से बिंदी लगाते जाए तो इनका कोई अस्तित्व नहीं होता है। ये आगे ए लिखा तो ये अह हो गया, नीचे ए लिखा तो ये अंग हो गया। तो ये दोस्तों अंग है और अह ये क्या है? अयोगवाह ध्वनियां है दोस्तों। एक चीज और हमें ध्यान रखनी चाहिए, एक होता है दोस्तों अनुनासिक। अनुनासिक दोस्तों अनुनासिक ध्वनियां वे ध्वनियां होती हैं जिनका हम उच्चारण करते हैं तब प्राण वायु जो हमारे फेफड़ों से बाहर निकलती है वो मुंह और नाक दोनों से होती हुई निकलती है, तो वो क्या हो जाएंगे दोस्तों? अनुनासिक हो जाएंगे। जैसे ना इस प्रकार। एक होता है दोस्तों निर्नुनासिक। निर्नुनासिक वो ध्वनियां होती है जिनका उच्चारण करते समय केवल मुख से प्राणवायु बाहर निकल जाए,
जैसे आ, ई आदि। इसके अलावा दोस्तों एक भेद घोषत्व के आधार पर भी किया जाता है। घोषत्व यानी हम कह सकते हैं कंपन नाद। तो दोस्तों स्वर सभी घोष होते हैं और प्राण के आधार पर स्वर सभी क्या होते हैं, अलग प्राण होते हैं। घोषत्व के आधार पर बात करें तो स्वर सभी सघोष होते हैं, घोष होते हैं। दोस्तों ये हुई स्वरों के वर्गीकरण की बात। अगले वीडियो में सर हम पढ़ेंगे व्यंजन वर्णों का वर्गीकरण। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।